जी भाई मेरे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओपन कर लें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओपन कर लें जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओपन कर लें बच्चों। जी आपने इसके पेज नंबर आना है बच्चों 469। बच्चों एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है हमें क्या क्या है जी? यानी हेड्स, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और बच्चों क्या एक्सपेंस। 5 हैं। कितने हैं बच्चों? अच्छा, अब ये मैं खैर डेफिनेशन तो नहीं आपको बताऊंगा, आपको माशाल्लाह खुद पता है, लेकिन चलो फिर भी पढ़वा देता हूं। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है बच्चों कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, ये हमने पढ़ा था पहले भी वो शुरू में। इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक। बच्चों लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। इक्विटी होती है रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ इंटरेस्ट। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर होता है किसके मेरे भाई? नेट एसेट्स के, इक्विटी के। अब बात समझे बच्चों? अच्छा जी, अच्छा इनकम जो है ना, इनकम, अब ये खैर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को ये क्रॉस करने पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखें जरा, इनकम क्या होती है बच्चों? इनकम होती है बच्चों जो आप अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो है ना, आपने चीजें परचेज की हैं और आगे बेच दी हैं, उस पे आपको क्या हुआ बच्चों? जो आपने चीजें बेची हैं, सेल आपने की, वो आपकी इनकम है। अदर इनकम भी इनकम है। क्या है बच्चों? जो कोर एक्टिविटी से हटके है। लेकिन एक बात याद रखना, हर पैसे का आना इनकम नहीं होती, ये बात याद रखनी है। इनकम नॉर्मली एसेट इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऑनर जो है ना, इंडिविजुअल का बिजनेस है बच्चों, वो कैपिटल कैपिटल उसने क्या किया जी? बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन द बैंक। अब एसेट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इनकम इंक्रीज नहीं होनी, बल्कि क्या होना है बच्चों? कैपिटल इंक्रीज। बात सुने बच्चों, बात समझे बच्चों? हर एसेट का इंक्रीज जो होता है बच्चों, ये इनकम नहीं होता, ये बात याद रखनी है। और बात समझे हो बच्चों? और बात समझे मेरे भाई? जी कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने ना काउंटिंग इक्वेशन बना लेनी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इधर देखें, क्या ऐसा हो सकता है? IS-20 को माइंड में लेके आए। IS-20 आपको एमसीक्यू जैसा आ गया, कहता बताओ ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। कहता जी इनकम है और एसेट हमारा बढ़ गया, इसकी एग्जांपल मौजूद, कैश बढ़ गया और सेल कर ना, इनकम बढ़ी, कैश और बच्चों एसेट भी बढ़ गया। कहता बताएं कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि जी आपकी लायबिलिटी कम हुई और इनकम बढ़ गई? जी IS-20 माइंड में लेके आए ना। डेफर्ड ग्रांट, डेबिट, इनकम। मिसाल के तौर पे जी डेफर्ड ग्रांट, ये मैं ट्रांजैक्शन समझे, ₹50 से कैश आया और लायबिलिटी बढ़ गई, डेफर्ड ग्रांट। ओके बस, अब थोड़ा थोड़ा करके आपने क्या लेके जाना जी? इनकम में। आपने ₹10 से लायबिलिटी कम की और आप किधर लेके बच्चों? सॉरी, हाँ इनकम में। नहीं ये तो इस तरह था ना, ये कैश इधर था ना बच्चों, ये था ना कैश, इधर कैश एसेट्स में और बच्चों ये लायबिलिटी में। अब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद है कि जी बताएं जिससे इनकम बढ़े और लायबिलिटी कम हो? इनकम का बढ़ना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना, ये ट्रांजैक्शन मौजूद है। इनकम डेबिट और बच्चों ग्रांट इनकम क्रेडिट। बात समझे बच्चों? बस ये समझाना चाह रहा हूं, आपने ट्रांजैक्शंस को देख लेना, हर इनकम नहीं लेते जाना आपने, हर कैश का आना इनकम। और हर बच्चों बात सुनो और मेरे भाई कैपिटल की रिडक्शन जो होती है, हर कैपिटल की रिडक्शन एक्सपेंस भी नहीं होता। क्या बात समझे जी? कोई एग्जांपल दे दे जी, कैपिटल की रिडक्शन, हर कैपिटल की रिडक्शन एक्सपेंस नहीं होता, कोई एग्जांपल दे दे। पैसे का कम होना और भाई एक्सपेंस का होना, ये एग्जांपल मौजूद है। रेंट एक्सपेंस बढ़ गया जिसकी वजह से आपका कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया, और बच्चों कैश भी कम हो गया। कोई वो एग्जांपल देके कि आपका कैश कम हो रहा है लेकिन बच्चों एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग्स, इसको कम करना है, इसको कम इसी को करना है। कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन बच्चों कैपिटल इक्विटी कम नहीं हो रही। कोई एग्जांपल मौजूद है? बताएं बच्चों की एग्जांपल मौजूद है? बेवकूफ इंसान के नहीं। ओ भाई कैश आपका कम हो गया, कोई अभी पढ़ के आ रहे हैं ये सेड, अभी क्या उसका नाम है, इक्विटी पढ़ के आ रहे हैं, कैश कम हो गया, ये कैपिटल भी कम हो रहा है। कोई एग्जांपल मौजूद है? डिविडेंड की, ड्राइंग्स की बच्चों। आवाज समझे कि नहीं? हर एक्सपेंस में कमी जो है बच्चों, सॉरी हर इक्विटी, हर चीज की जो कमी जो इक्विटी में से होनी है वो एक्सपेंस नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है। ये समझाने की बातें इन्होंने की हैं, आपने बहरहाल पढ़नी नहीं है। अब इधर आ जाए बच्चों, जो अहम बातें हैं जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, इधर आ जाए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में दो चीजें, मतलब अभी शुरू शुरू में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में
ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। बच्चों इसकी समरी बनाइए आपके सामने। बच्चों एक है जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बात की फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, उसूली। क्वालिटी कहता जी क्या खसूसियत होनी चाहिए बच्चों इंफॉर्मेशन के अंदर, कहता दो चीजें होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए बच्चों, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है जी, जिस चीज के बारे में बात की जाए वही बात का जवाब देना है, इसे कहते हैं रेलिवेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? और बात समझे जी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों पहली बात है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो चीजें आ रही हैं उसकी बुनियाद क्या है बच्चों? फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है जी बच्चों? बहुत ठंडा है भाई। इसमें दो चीजें हैं, एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ये है, इसको बाद में देखते हैं। फंडामेंटल दो चीजें हैं बच्चों, रेलिवेंट और बच्चों क्या बच्चों? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों वो फेथफुल होगी या इसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसमें 3 खसूसियात पाई जाए। कितनी खसूसियात बच्चों? कौन कौन सी? शुड बी कंप्लीट। बच्चों फेथफुल कब होगी? जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, उसमें गलतियां ना हो। क्या बात समझे बच्चों? पहली बात बच्चों, पहली बात कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में दो बातें, एक ये और एक ये वाली। कहता जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इंफॉर्मेशन की? आपने कहना जी रेलिवेंट होनी चाहिए और फेथफुल। फेथफुल में 3 चीजें, इसको याद करना पड़ेगा, ये एमसीक्यूज आते हैं, लफ्ज आगे पीछे करता है, आपको 2 सही देके गलत दे देगा। फेथफुल होना चाहिए और क्या होना चाहिए बच्चों? अगर ये दोनों है तो ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बच्चों, उसके बाद इंफॉर्मेशन मैं नोट करने का टाइम देता हूं जी जी मैं अभी बता देता हूं, एग्जांपल्स बाद में देता हूं, अभी याद तो कर लें, देते हैं एग्जांपल्स बच्चे सारी जी। इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बच्चों? इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन की अफादियत बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? अगर इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन आई, एक बंदा जो है ना वो इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहा है जो कि बच्चों विद एविडेंस है। क्या है बच्चों? उसकी अफादियत क्या हो जाएगी बच्चों? वो बड़ी क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। क्या है बच्चों? उसकी अफादियत क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर इंफॉर्मेशन। कहता किसी भी इंफॉर्मेशन की अफादियत बढ़ जाती है अगर उसमें 4 चीजें हो। क्या हो? कंपेरेबिलिटी। अगर कोई बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे कि जी इस दफा की सेल हमारी बढ़ गई है पिछले साल से, आप इस काबिल हो कि उसको क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें, रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। क्या कर सकें बच्चों? वेरीफाइबिलिटी। क्या बच्चों? वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन आई, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी क्या बढ़ जाएगी उस इंफॉर्मेशन की अगर आप उसे वेरीफाई करने के काबिल हो। क्या हो बच्चों? एक भाई इंफॉर्मेशन लेके आए, मैं कहता हूं यार इंफॉर्मेशन आपने कहां से ली है, आप मुझे सोर्स बता दें। वो मुझे सोर्स बताता, मैंने वेरीफाई किया, इस इंफॉर्मेशन की फादियत क्या होगी है बच्चों? वेरीफाइबिलिटी। टाइमलीनेस। क्या बच्चों? टाइमलीनेस। क्या बच्चों? टाइमलीनेस का मतलब हर काम का एक टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? जिस तरह हम आप कहते हैं बच्चों 7-7 क्लासेस लो, लेक्चर्स ऑनलाइन वालों पेंडिंग ना करो, ये बात पूरे सेशन में बताई जाती है, लेकिन बच्चों को ख्याल आया जब पेपर्स में 15 दिन रह गए हैं। बच्चों अब टाइम शायद इतना नहीं, अभी भी है टाइम, अभी भी मसला नहीं। आज क्या तारीख है? 20। अभी भी आपके पास टाइम है बच्चों, अभी भी तकरीबन क्या उसका नाम है जी 40 दिन पड़े हैं, और FAR 1 के पेपर में तकरीबन 50 दिन पड़े हैं। कितने दिन पड़े हैं? अभी भी सीरियस हो जाए इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, मसला नहीं है जी। टाइमलीनेस, अगर इंफॉर्मेशन बर वक्त दी जाए बच्चों, बर वक्त दी जाए तो मेरे भाई उसका क्या हो जाएगा? उसकी फादियत क्या हो जाएगी बच्चों जी। बॉस ने कहा जी, उसने कहा भाई आप जिस तरह फर्म में आप गए ना, तो आपके मैनेजर ने कहा, उसने कहा यार ये ना फलां क्लाइंट का डेटा जरा मेरे पास लेके आओ, फलां क्लाइंट का डेटा लेके आओ जी। कहा यार आज बस घंटे 2 तक ना तुमने ये काम कर लेना है। क्या करना है? ये काम कर लेना है। लेकिन आपने वो दिन गुजरा, अगला दिन गुजरा, 4 दिन के बाद आप गए, ऐसी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना के गए, आप ऐसे बेहतरीन किस्म का डाटा इकट्ठा किया और उसको जाके कहा सर ये देखें ये जो आपने मुझे काम कहा था। उसने कहा यार इस काम का मेरे भाई अब कोई फायदा, एक तो बातें भी सुनाएगा, सही है,
वो अच्छी खासी करेगा भी कि यार जो काम 2 घंटे में करने वाला तुम 6 दिन में कर। आपने कहा सर देखें मैंने इसमें देखे ना प्रेजेंटेशन चेक करें आप कितनी अच्छी है। आप ये उसने कहा भाई अब इस इंफॉर्मेशन का फायदा ही नहीं है, मैंने तो डिसीजन करना था कोई, मैंने क्या करना था, वो डिसीजन अब हो नहीं सकता। इंफॉर्मेशन की अफादियत क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई है। और आ गई अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या मेरे भाई, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब है जो चीजें आपने प्रेजेंट करनी है, जो इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। आपका सीनियर आपसे पूछता है, उसने कहा यार ये डाटा आपने कहां से लिया, आप भाई आपको तो बताना भी नहीं आ रहा सर, इसका मतलब है ये अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई नहीं भाई, बात समझानी नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन की अफादियत क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अब दो चीजें आपके सामने आई हैं। कितनी चीजें आई हैं बच्चों, दो चीजें सामने आई। ये मैंने लफ्ज एक्सप्लेन कर दिए, ये वैसे मैंने आगे जाके एक्सप्लेन करने थे, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिए। अभी मैं चाह रहा था आप सिर्फ याद कर लें। क्या कर लें बच्चों, बच्चे आपको बताएंगे इंशाल्लाह, एक चीज बताएंगे आगे। ये देखो ना ये चीजें सारी आ रही हैं, वेरीफाइबिलिटी ये सारी आ रही हैं, इधर करनी थी। चलें बहरहाल अभी इधर आ जाए बच्चों। दो चीजें, पहली क्या है बच्चों, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको याद करना है बच्चों, इसलिए समरी बनाई है ये। जी बताएं बच्चों ये क्या होनी चाहिए, वो पेपर में सवाल पूछता है, एमसीक्यूज आए हुए हैं अभी आप देख लेंगे। वो कहता है जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, इसकी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आपने कहना रेलेवेंट होनी चाहिए, आपने कहना फेथफुल। फेथफुल कब होगी, जब उसमें तीन खसूसियात हों, कंप्लीट न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर। ओके बच्चों याद कर लें इसको, कंप्लीट न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर। कंप्लीट का मतलब होता है जी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए मुकम्मल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, वो मैनेजर ने कहा भाई इंफॉर्मेशन लेके आओ 2 घंटे में, जल्दी मेरा जल्दी लेके आए। जल्दी चांद चूंद नहीं उधर कहते, वो जब मैं कहने लगा था ना जल्दी मेरा चांद, उधर चांद चूंद नहीं कहते जी, उधर जो कहते हैं वो लग पता जाएगा जी। इधर देखें जी, इधर 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 कंप्लीट होनी चाहिए। अब 2 घंटे के बाद आप गए हैं और आपने वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो 20% लेके गए हैं, बताएं क्या वो इंफॉर्मेशन पूरी है, नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसने आपको कहा कि जी क्या उसका नाम है भाई, जाओ इंफॉर्मेशन लेके आओ। डिसीजन होना था इस क्लाइंट का इस दफा ऑडिट करना भी है या नहीं करना। अच्छा आपने इंफॉर्मेशन बनानी, डाटा शटा इकट्ठा किया ये वो। अच्छा अब वो क्लाइंट जरा ना, आप जब फर्म में जाएंगे तो आपको होगा कि डेली वाला सिस्टम होता है, रोजाना क्लाइंट ना कुछ पैसे भी दे रहा होता है या खाना वगैरह खिला रहा होता है, सही है। तो खैर आपको ऑडिट वाले उस्ताद ही बताएंगे कि जी ये सही है या नहीं। इससे एक थ्रेट अराइज होता है, क्या क्या अराइज होता है बच्चों, वो ऑडिट वाले उस्ताद ही आपको बताएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है, क्या होता है बच्चों जी। इस तरह फिर आप ऑडिट के आपने इंडिपेंडेंट थोड़ी है फिर आप जी। इधर देखें तोहफे तहाइफ नहीं लेने होते क्लाइंट से। अच्छा अब आपको पता था कि यार ये तो अगर क्लाइंट चला गया ना तो ये डेली शेली बंद हो जानी है। अब न्यूट्रल नहीं रहे आप, आपने इंफॉर्मेशन ऐसी बना दी जैसे क्लाइंट को ऐसे जैसे क्लाइंट जैसे हैं ही आप, वो सही है भाई। अच्छा अब जो इंफॉर्मेशन आपने बनाई है ये न्यूट्रल, इसमें बाइसनेस है, इसमें क्या है बच्चों, और भाई बात समझिए ये फेथफुल नहीं है ना भाई, फेथफुल चीजें होनी चाहिए, न्यूट्रल, कंप्लीट और बच्चों फ्री फ्रॉम एरर, गलतियां नहीं होनी चाहिए उसमें। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, इंसान कोई भी काम करता है उसमें गलती होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों से गलतियां ना हो, लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि गलती ना हो। क्या मेरी बात समझे बच्चे, इसको ना इसको नोट कर लें, इसको नोट करें, जल्दी करें, इसको याद करना है। क्या करना है, फेथफुल में तीन चीजें, कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। और मेरे मासूम दोस्तों और मेरे भाई, इनहेंस कब होती है इंफॉर्मेशन, जब उसमें कितनी चीजें हो मेरे भाई, कंपैरेबिलिटी। भाई आपको नजर आ रहा है ये जो एंड में बैठे हैं, नजर आ रहा है भाई ये जो एंड में बैठे हैं, आ रहे हैं नजर जी। कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, वक्त बर वक्त होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। भाई अभी एमसीक्यूज करने हैं इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे ये चीजें बार बार आ रही हैं, बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है जी। जी शाबाश शाबाश चले शाबाश, आज थकना नहीं है आपने, ठीक है जी। चाय अभी आपके लिए आ जाती, लेकिन कैंटीन बंद है, थोड़ी देर के बाद समोसों का इंतजाम करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा बाद में करेंगे।
चाहे वो कैंटीन बंद है ना, मैंने वो उन्हें भेजा था, वो नहीं ना जी। इंशाल्लाह मीठी चटनी आ जाएगी आपके लिए यार। इसको चने भी ले आना इसके लिए, ठीक है? नहीं भी इंशाल्लाह आ जाएगी आप। रायते वाली भी आ। और कुछ जी, कुछ और फरमाइश हो तो फिर वो सेपरेटली बता देना, शर्माते न रहना जी। चलो चलो जल्दी करो भी, जल्दी। आज थकना नहीं है इंशाल्लाह हमने। भाई कैंटीन नहीं होनी ओपन आज, बंद होती संडे। चले भी चले शाबाश, हो गया भाई ये है। चलो कर लो ना नोट। इसमें से ना 5 से 6 नंबर का पेपर टेस्ट हो सकता है जी। पिछली अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, उससे पिछली अटेम्प्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने का? आसान क्वेश्चन था बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन था। इसमें से बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है जी। और जिस अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना आए, फिर तीन का नंबर के एमसीक्यूज दे देते हैं। चले मोहतरम, कर लिया नोट? चले बच्चों, इधर से अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस कर देना है आपने, ये समरी बन गई ना, ये क्रॉस कर दें इधर से नहीं पढ़ना। सर अगर उसने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने को कहा, क्यों कहेगा भाई? वजह बच्चों बात सुनो। देखो मेरी बात सुने, अगर कोई इस तरह की चीज आ भी गई तो आपको नहीं पता कंप्लीट क्या होता है। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। बस खत्म होगी बात बच्चों, इतना ही लिखना है। इस तरह वो कहता ही नहीं है। ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की में 3 बातें आती हैं, ये लिख लिया बच्चों आपने? अच्छा यार एक बात जरा सुन लें, ये सबस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था किधर बच्चों? वो अभी हमने चेंजेस इन इक्विटी के जो एमसीक्यूज किए हैं। अच्छा जी मेरे भाई, सबस्टेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सबस्टेंस ओवर फॉर्म का मतलब यह है भाई, कहता जो नजर आ रहा है वैसा नहीं है, यानी रियलिटी कुछ और है लेकिन लीगल एस्पेक्ट कुछ और है। बाज़ ऐसे होता है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई। लोग टैक्स से बचने के लिए ना अपनी चीजें किसी और के नाम पे कर देते हैं। ये तो आपने खबरों में भी इस तरह सुना होगा ना, ये तो आम सी बात है। ये फलां के अकाउंट में इतने पैसे आ गए, उस बेचारे को पता भी कोई नहीं है। और बात समझ रहे हैं भाई जी? तो मेरे भाई ये सारा टैक्स टुक्स से बचने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। आप बच्चों इधर देखो, कहता जो नजर आ रहा है वैसा नहीं है। कहता समटाइम्स रियलिटी एंड लीगल फॉर्म आर नॉट, कहता वैसे नॉर्मली सेम होता है। कंपनी एक एसेट है, लीगल फॉर्म भी उनके पास है, यानी ऑनर भी वो है कागजों में और है भी उनका। अब बात समझे बच्चों, नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। सबस्टेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब ये सबस्टेंस ओवर फॉर्म का रियलिटी कुछ और है लेकिन लीगल फॉर्म कुछ और है। अब ये जरा सुनिएगा मेरे भाई, अगर ये तो खैर आप IFRS 10 उसमें जाके पढ़ लेंगे, लेकिन छोटी सी कंसोलिडेशन में, लेकिन छोटी सी एग्जांपल सुन लें बच्चों। यार अगर आपको ऐसा पता चले कि ये एसेट जो है ना, ये मिसाल के तौर पे जी मिस्टर ए का है, किसका है, लेकिन इसको कंट्रोल इस एसेट पे किसका है, बी। वो तो बस नाम पे मिस्टर ए के किया हुआ है। इसको राइट्स किसके पास हैं सारे, कंट्रोल किसके पास है, बी के पास। तो लीगली तो ए के पास है, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं लीगल आपने देखना है, आपने लीगल टर्म्स में देखना है वो एसेट किसका है। लेकिन कहता अकाउंटिंग वाले कहते हैं हम ना लीगल टर्म्स की बजाय ज्यादा ना ऑनरशिप की तरफ, हम ज्यादा कंट्रोल की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? अकाउंटिंग वाले कहते हैं वो कानून वाले उधर जाएंगे कि जी कानून ये कहता है कि मिस्टर ए का है। कहता हम तो रियलिटी देखते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों? हम लॉ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। और सही है बच्चों,
लॉ का पढ़ रहे होते तो हम लीगली देखते इसको। कहता हमने तो रियलिटी देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, कहता जी एसेट है जी मिस्टर ए के नाम पे, कहता लेकिन राइट्स कंट्रोल मिस्टर बी का है, तो ये किसकी किताबों में एसेट आना चाहिए? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लॉ की बात ही नहीं कर रहा भाई, वो तो लॉ वाले उस्ताद बताएंगे ना, वो तो कानून बताएंगे कि ये क्लॉज है, फलां है, ये है जी। मेरे भाई हम तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो सर ये किसकी किताबों में आना चाहिए? जिसके पास कंट्रोल है। कहता जी समटाइम्स रियलिटी एंड लीगल फॉर्म आर नॉट सेम। कहता जी सरताज के नाम पे है, लेकिन कहता कंट्रोल किसके पास है बच्चों? बानो के पास। तो ये फिर एसेट किसका है? अकाउंटिंग वाले किसका समझेंगे? ठीक है बच्चों, और सही है, उल्टा हो गया ना जी। आओ मेरे भाई इधर आगे आ जाएं। ये बातें समझ आ गई आपको? ये नोट करना है तो जल्दी से कर लो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। भाई लिख लिया? लिख लिया मेरे भाई? जी मोहतरम, ओके सर। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आसान भी है, छोटा सा टॉपिक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह से जी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आ जाए बच्चों, ये कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एमसीक्यू की हद तक है। ये वाले पॉइंट सारे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। हाँ इधर आ जाए बच्चों 2 के ऊपर। किसके ऊपर आना है बच्चों? 2.4। बच्चों बात सुनो, जितना लिखवा दिया है उतना उतना पढ़ना है बस। इधर देखें भाई, 15 मिनट तक ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, वो गर्म कर लीजिएगा जी। इधर इधर देखें, कहता बेनिफिट्स ऑफ इन्फो इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फो। कहता जी जो बेनिफिट्स इंफॉर्मेशन से आपने लेने हैं ना, वो ज्यादा होने चाहिए किससे? जी। कहता जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होने चाहिए बच्चों? वो ज्यादा होने चाहिए कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। क्या बात समझ आई बच्चों? भाई ऐसा ही होता है ना भाई, जो चीज जिसका बेनिफिट जितना है उसकी कॉस्ट भी उस लेवल तक होनी चाहिए। ये तो नहीं कि बेनिफिट है नहीं कॉस्ट ज्यादा हो, ऐसी बात नहीं है। आगे कहता नो नीड टू इनकर एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इनकर ना करें इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना, अभी तो आपने FAR 2 पढ़नी, आपको पता चलेगा डिस्क्लोजर सही मानों में होते क्या हैं। अभी तो हमने बड़े कम डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, हमने IAS 16 का, बस ये वाले पढ़े हैं मेरे भाई। आपको और भी बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब वो जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है एक किस्म की। उस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए आपको अगर तो अच्छी खासी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ रही है, और वो स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये आपने डिस्क्लोजर देना ही देना है, फिर आपने कॉस्ट को नहीं देखना, फिर वो डिस्क्लोजर क्या है? मैंडेटरी है। क्या है? लाजिम मलजूम है। फिर तो भाई आना ही आना है वो। अगर स्टैंडर्ड ने कह दिया ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, देना है तो दे दो, नहीं नहीं लिखना तो ना लिखो, आपकी मर्जी है, फिर आपने देखना है। अगर तो मैंडेटरी नहीं है और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को बोलो शाबाश, वो उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे? कहता फिर उस डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अब वो क्यों आती है बच्चों? अब वो कभी कभार इंफॉर्मेशन, क्या उसका नाम है, कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, उसको एक्वायर करने में अच्छा खासा खर्चा आ रहा होगा। और क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे जी?
बस इतना समझ लें, वो इंफॉर्मेशन होती क्या है, कैसे होती है, ये रेलेवेंट बातें, बस ये याद कर लें। नो नीड टू इंकर एडिशनल कॉस्ट इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट, और अगर आईएफआरएस ने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज आपने बतानी है, डिस्क्लोज करनी है, फिर भाई फिर तो करना पड़ेगा। कहता डिस्क्लोजर ईटीसी रिक्वायर्ड बाय एनी स्टैंडर्ड। डिस्क्लोजर का मतलब होता है अंग्रेजी में कुछ चीजें लिखना। क्या करना है बच्चों? अगर तो कोई डिस्क्लोजर मैंडेटरी है तो बच्चों वो तो आना ही आने हैं। उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए जितनी भी अमाउंट लग रही है लगने दें, वो मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर एडिशनल कॉस्ट इंकर करने की जरूरत, बस खत्म बात बच्चों। ये बात अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं भी आई तो ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। आपको समझ आए बच्चे? न्यूट्रल, न्यूट्रल के मतलब क्या है? ओके बच्चों, भाई सही है। बस आगे काट दें, आगे कुछ नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना जी। बच्चों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अब जरा बात सुननी है बच्चों। हर स्टैंडर्ड के अंदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मौजूद होता है ना। अब ये जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। ये क्या है बच्चों? जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यानी लायबिलिटीज को कब रिकॉर्ड करना, एसेट्स को कब रिकॉर्ड करना। अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर, सुनो भाई, अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को नहीं डिफाइन किया गया तो भाई फिर इसके मुताबिक हम देखेंगे एसेट को रिकॉर्ड करना है या नहीं, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है या नहीं जी। इसको काट दें, जरूरत नहीं है। ये पढ़ लें, 3 पे आ जाए, ये काट दें बच्चों। ये 3 पे, एन एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ओनली इफ रिकॉग्निशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी एनी ऑफ द रिजल्टिंग इनकम। क्या था? एक्सपेंस और चेंज इन इक्विटी प्रोवाइड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फेथफुल। ये कहता है, कहता आपने किसी भी चीज को रिकॉर्ड तब करना है जब, किधर गया भाई ये, हाँ जी, कहता जी आपने एसेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड किताबों में तब करना, ये जनरल रूल है, तब करना है जब उससे आपको क्या मिले बच्चों? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले या फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों आपको याद रहेगा ये, मेरा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत है, बस एक दफा पढ़ लिया आपने ये, वो याद है बच्चों? याद रहेगा बच्चों? अच्छा जी। कहता आइटम डेट फेल टू मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। कहता जो क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहा, यानी फेथफुल नहीं है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं, कहता शुड नॉट बी इंक्लूडेड। हाउएवर सम ऑफ दीज आइटम्स, कहता कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो कि जिनको रिकॉर्ड तो नहीं करना होता लेकिन उनको फिर हम डिस्क्लोज कर देते हैं। ये तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, असल काम ये है। इधर आ जाओ बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 पे, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कंपनी। ये बता दें क्या जी, बताएं एसेट रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? बताएं बच्चों, क्यों करेंगे, वजह बता दें। कंट्रोल भी है, ऑन भी, सही है भाई जी। ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स, कहता जी वेल्विंग, कहता 100 मिलियन, कहता कंट्रोल बाय एन अदर कंपनी। हाँ जी, अभी आपको बताया, ये नहीं करेंगे, ये दूसरी कंपनी का एसेट है बच्चों, ये पढ़ लें। द फ्लीट ऑफ ट्रक विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ए हाईली वर्कफोर्स, ये बात कट तो नहीं रही भाई मेरे, आप बता ही नहीं रहे यार। नहीं वो हमारे भाई जो है ऑनलाइन वाले को बिल्कुल सही, कट तो नहीं रही आवाज अंदर से है 100%। तो इधर क्यों कट रही है फिर आवाज? इसको कुछ करो ना यार। ए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स एटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ कितनी बच्चों? 12.5 मिलियन जी। इसका हाईली स्किल्ड, नहीं नीचे नहीं यार, वो सेटिंग करने देना उन्हें जी। बताएं नहीं बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स, बच्चों क्या हमारा इंसानों पे कंट्रोल होता है? नहीं सर, ये मेरे भाई कंट्रोल ना होने की, भाई कंट्रोल ऑनरशिप, भाई समझ रहे ना भाई, कंट्रोल ऑनरशिप, ये तो नहीं होता ना यार। इस वजह से एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। डन बच्चों, डन है सर जी। तो ये पढ़
देयर इज नो कंट्रोल ऑन वर्कर्स, जितने मर्जी स्किल्ड हैं भाई, जो वर्कर्स होते हैं ना, इंप्लॉयज होते हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है कंपनी का, लेकिन ऑनरशिप नहीं है। हर इकोनॉमिक रिसोर्स बच्चों एसेट नहीं होता। अच्छा जी 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 जी, ये क्या कह रहे हैं, ABC provides associate received 160,000 in cash in return for the financial advice। ठीक है, कहता जी इनको पैसे दिए जी, कहता इधर देखे सुने बच्चों, ये सर्विसेज वाला बिजनेस है, 160,000 दिया जी कैश डेबिट और बच्चों इनकम क्रेडिट। कहता एक्सप्लेन विद द रेलिवेंट डेफिनेशन व्हिच एलिमेंट शुड पॉसिबली बी रिकॉग्नाइज्ड। यार इस पढ़ने की मेरा तो नहीं ख्याल जरूरत, क्या ख्याल है, इनकम होगा और क्या होगा बच्चों, कैश हो जाएगा, एसेट होगा और क्या होगा, इनकम होगी। आगे कहता ब्रीफली आइडेंटिफाई वेदर और नॉट हाउ योर आंसर वुड चेंज इफ कैश रिसीव हैव बीन रिसीव्ड फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस टू बी प्रोवाइडेड इन। कहता कैश आ गया लेकिन आपने एडवाइस अगले साल में जाके देनी है, बताएं दी सर्विसेज कब देनी है, अगले साल, तो ये क्या होगा बच्चों, लायबिलिटी अनअर्न्ड, तो बच्चों लायबिलिटी हो जाएंगे। ओके बच्चों, ये जी भाई मेरे इधर अभी अभी भी आवाज कटी है, मुझे बताएं ऑनलाइन वालों को आवाज सही आ रही है? ये मुझे लेक्चर सारा दोबारा रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, है इसका मतलब पहले भी आवाज कटी है। जी यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पता चल रहा है आवाज कट रही है बार बार, ये मेरे चांद मुझे पढ़ाने का फायदा कोई नहीं है, मुझे सारा अकेले बैठ के रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा फिर। मुझे बताओ कि आवाज सर कट रही है या क्या हो रहा है, जो भी है। यार ये क्यों कट रही है आवाज, इसका हल निकाल लेना हम लोग, बुलाओ ना उधर कोई है क्या, तो आवाज कटती रहेगी ऐसे ही, नहीं इसका कोई देखो ना, कोई हल हुल निकालो ना, इसीलिए मैं उस अपने रूम की लगा क्लास ही नहीं करता था। बता देना जी, इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर आ जाए, इधर अगला क्वेश्चन पढ़ लें। ये बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, कहता है विच वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। जी कहता जी एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड टोटलिंग रुपीज 120,000 ऑन 1 Jan 2012 अगेंस्ट द रेंट फॉर द ईयर। अब जरा गौर से सुननी है बात, कहता जी द ईयर एंड ऑफ द एंटिटी इज कितना बच्चों, 30 जून 2012, लेकिन कहता पूरे साल का रेंट किस दिन पे कर दिया, बोलो 1 जनवरी पे, टोटलिंग है ना पूरे साल का, कितने एक्सपेंस बनेगा, कितनी पेड है, एक महीने का नहीं यार, उमर जलाल क्या हो गया तुम्हें जी, 6 महीने का एक्सपेंस बनेगा और 6 महीने ही क्या है मेरे भाई, प्रीपेड है, ठीक है जी, एसेट। जी कहता एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों, 3 लाख रुपया। जी बच्चों ये तो एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंस है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। There has been legal dispute between the entity and the customer and the company expects the outflow of इतना in order to settle the। अब इधर एक्सपेंस डेबिट होगा, अब ये कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट की बेस पे है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आप पढ़ेंगे FAR2 में जाके, वो वाली लायबिलिटी अमाउंट बच्चों अनसर्टन होते हैं, प्रोविजन, क्या कहते हैं बच्चों, प्रोविजन, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। जी एंटिटी परचेज गुड कॉस्टिंग, अच्छा इसमें ना उसने परपेचुअल सिस्टम, अगर तो परपेचुअल सिस्टम है जवाब होगा एक्सपेंस, क्या बच्चों, और अगर पीरियोडिक सॉरी अगर परपेचुअल है तो जवाब क्या होगा, चीजों को खरीदने का एसेट उसे समझते हैं ना, इन्वेंटरी समझते हैं, और अगर मेरे भाई पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज एक्सपेंस। एंटिटी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ट्रेडिंग पर्पस बच्चों, एंड द सेम वाज सोल्ड फॉर 25,000, जब बेच देंगे फिर तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, और जब क्या उसका नाम है जी हमने खरीदा होगा तो कैश क्रेडिट इन्वेंट्री, यहां परचेजेस डेबिट, सही है, परपेचुअल सिस्टम है तो एसेट, और अगर मेरे मासूम दोस्तों पीरियोडिक सिस्टम है तो
इसका जवाब ये काट दें। एग्जाम्पल नंबर 4 जी, एग्जाम्पल नंबर 4, विच द अबव वुड बी एज एन इनकम और लायबिलिटी। लेक्चर बंद करें।